हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में। ठीक है, बीएनएस 2023 सेक्शन 15 से 25 पढ़ेंगे। पिछले एक्ट में थे 17 से 31, याद रखना। ठीक है, ये एविडेंस एक्ट के है, ये बीएसए के हैं, तो 15 से 25 को डिटेल में पढ़ेंगे एडमिशन एंड कन्फेशन में। ठीक, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा कोर्स वाला आइडिया था कि कोर्स आएगा, उसमें डिटेल में कंसेप्ट होएगा, आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी 3-4 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट के लिए, और एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ से सारा कुछ एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो सब अब नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे डिटेल में। जैसे हमने कोर्स कंप्लीट करते थे ना, कोर्स में डिटेल वाली वीडियो थी, वही जो बीएसए में जो भी रेजिस्ट्री की वीडियो थी, रेलेवेंसी की वीडियो थी, या फिर कुछ मे प्रज्यूम की थी, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड की थी ना, वो छोटी छोटी वीडियो 5-5 मिनट की मैंने डाली थी, उनको भी हटा दिया है। वो अभी डिटेल में पूरी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी सेमेस्टर स्टूडेंट्स है ना, सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो मतलब एलएलबी के एलएलएम के लिए जो भी है, उनको कुछ भी बाई करना नहीं पड़ेगा, ना कहीं कोई भी पैसा देना पड़ेगा। उनके लिए मोर देन एनफ कंटेंट इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैं डालने वाला हूँ, मोर देन एनफ कंटेंट। ठीक है, आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सब इन चीज़ों को कोर्स में डालते हैं। मैं सारा बीएसए, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी का सारा कंटेंट यहीं पे 1 बाय 1 आ जाएगा धीरे धीरे। अभी एक वीडियो ही बनेगी ऐसे 1-2 दिन में। ठीक है, तो धीरे धीरे सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट यह है कि 90% कंटेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10% कंटेंट है जो कि पेड है। वो बहुत डिटेल में, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एपीओ की, एआईबी, ठीक है, या फिर क्लैट के लिए, या फिर किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी दूसरे कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तो वो है, तो सेमेस्टर स्टूडेंट को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले क्या होता था, जो वीडियोस थी उनमें मतलब बहुत 5% कंटेंट डालता था मैं, बाकी बोल देता था कि कोर्स में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सारा जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक स्टार्ट करा है तो वो पूरा डिटेल में होगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत है नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्स बनाऊंगा भी ना तो उसमें टाइम बहुत लगने वाला है, क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो वैल्यू भी आपको चाहिएगी, तो वैल्यू के लिए मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, और फिर यूट्यूब से मेरा ध्यान हट जाएगा। आपका जो कंटेंट है ना, सब एक जगह भी मिल रहा है लो 91 पे, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी मेरा पहले फोकस है कि यूट्यूब पे कंटेंट पूरा करते हैं, बाद में 1-2-3 साल बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, 10% जो है, जो 10% कंटेंट है, 90% तो यहाँ पे फ्री है, 10% कंटेंट मतलब कि जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में सेक्शंस है उसमें। ठीक है, वो यूट्यूब की मेंबरशिप में है, 500 रुपये उस मेंबरशिप के पीछे। जब आप मेरे 1000 रुपये के नोट बाई कर सकते हो 500 रुपये की मेंबरशिप में, क्या बड़ी बात है यार। ठीक है, तो 500 रुपये की मेंबरशिप है, 1 महीने के लिए आएगी वो, उसमें से 2-3 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। नोट्स तो है ही, ठीक है, नोट्स आपको बाई करने हैं तो कर लेना। आप भी अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, 10% को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में सब कुछ करना है, तो आप भी कर सकते हो। तो अभी आज से ये वाला कंटेंट, ये वाला जो रूल है, ठीक है, यही फॉलो होएगा। सब चीज़ यूट्यूब पे मिलेगी, हर एक टॉपिक डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा ही डेप्थ में होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मैं बनाता हूँ, ये भी तो बात है ना, बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, अगर बनाता हूँ तो वो 10% वाले क्लब में, मतलब मेंबरशिप में डाल दूंगा मैं। ठीक है, डिटेल में अगर कोई ऐसी वीडियो है रिक्वेस्ट पे आप बनवाना चाहते हो, वो मेरे को बता देना, वो भी मैं वहीं पर डाल दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक जगह मिले, ना कि इधर उधर भागना पड़े। ये लोग, सब लोग ये काम करते हैं कि कोर्स वगैरह बना दिया, ये कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये लिंक डाउनलोड करो, वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे नहीं भाई, सारा यहीं पे मिलने वाला है। तो मैं फ्री कर रहा हूँ अपना सारा कंटेंट, इसकी कदर कर लेना, अदरवाइज मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज बात करेंगे एडमिशन के बारे में। एडमिशन बेसिकली 15 से 21 में दिया हुआ है, 22 से 25 में कन्फेशन दिया हुआ है। ठीक है, एडमिशन क्या कवर करता है, ये पुराने सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लेना। एडमिशन क्या कवर करता है, एडमिशन, व्हाट इज एन एडमिशन, कौन एडमिशन करता है, कैसे अप्रूव किया जाता है, कब रिलेवेंट होता है, ये सारा 15 से 21 में दिया हुआ है। 22 से 25 में बेसिकली कन्फेशन के बारे में दिया हुआ है। स्पेशल रूल फॉर कन्फेशन इन क्रिमिनल केसेस, वॉलंटरीनेस, पुलिस कन्फेशन, जॉइंट ट्रायल्स वगैरह, ये सारा कुछ दिया हुआ है कहीं में 22 से 25 में। सेक्शन 15 क्या कहता है, एडमिशन के बारे में बताता है। एडमिशन क्या होता है, कि स्टेटमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, जो सजेस्ट करे एक इन्फ्रेंस रिगार्डिंग द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जिससे मतलब एक इन्फ्रेंस मिले रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से। ठीक है, जो कि बनाया गया हो, मेड बाई पर्सनस, जो कि दिए हैं सेक्शन 16 से 18 में, या फिर सर्कमस्टांसेस जो कि दिए हुए हैं 16 से 25 में। ठीक है, इस एक्ट के, उसको बोला गया है एडमिशन। एडमिशन बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ, एडमिशन भी बहुत ईजी है। एडमिशन को ना एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो रमेश और सुरेश का एग्जांपल लेते हैं आज। ठीक है,
एक बंदा है रमेश, एक बंदा है सुरेश। रमेश सुरेश को शुरू करता है कि मेरे 50,000 रुपए उसके पास है, ठीक है। सुरेश ने 50,000 रुपए रमेश से लिए और कभी उसके वापस ही नहीं किए बेचारे के, ठीक है। तो एक व्हाट्सअप चैट में क्या कहता है, इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है के, इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है। तो ये मेरे को बताता है व्हाट्सअप पे कि यार मेरे पास हैं तो उसके पैसे, बट मैं उसको ना नेक्स्ट महीने दे दूंगा, नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सअप मैसेज है ना, ये क्या है, ये एक एडमिशन है अंडर सेक्शन 15। ये पहले तो बात एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है। कैसे है, व्हाट्सएप पे है। और ये सजेस्ट क्या कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्रेंस, ठीक है, अबाउट द रेलेवेंट फैक्ट कि सुरेश के पास रमेश के 50,000 रुपए है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कौन बनाता है, ये स्टेटमेंट बनाता है सुरेश। तो जो व्हाट्सएप मैसेज है ना, ये प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में एज एन एविडेंस अगेंस्ट सुरेश, जान रखना, ठीक है। एडमिशन समझ में आ गया होगा। एडमिशन की 3 फॉर्म होती है, ओरल, स्पोकन वर्ड्स में भी हो सकता है, ठीक है, वर्बल स्टेटमेंट हो सकता है कि एग्जांपल जैसे कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन में बता रहा है, वो किसी बात हो रही है 2 बंदे के बीच में और वो कह रहा है यस मेरे पास उसके पैसे हैं, ठीक है। तो ये स्पोकन वर्ड्स में भी हो सकता है, ओरल इसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि लेटर, नोट्स, एग्रीमेंट, डायरी एंट्रीज वगैरह, ठीक है। एक लेटर है, मान चलो एक लेटर किसी ने पोस्ट किया है, एक लेटर में लिखा है कि मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ मैंने इससे पैसे लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि अभी अभी ऐड किए गए हैं बीएसए में। बीएसए में ऐड किए गए डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, वॉइस नोट, इनमें भी हो सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल हुआ, वॉइस नोट हुआ, ठीक है, जिसमें बोला गया कि हाँ मेरे पास पैसे वगैरह हैं। ये सारा कुछ समझ में आया एडमिशन क्या होता है। It is a clear acceptance of a fact by a particular person, so the other party does not need to prove that fact with evidence। मतलब कि जब एक पर्सन एडमिट करता है किसी फैक्ट को, तो अपोजिट पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती उस फैक्ट को प्रूव करने की कोर्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब इसने एडमिट ही कर लिया तो क्यों ही प्रूव करना है, ठीक है। तो मान के चलो ए क्या कहता है कि बी ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का। अब बी इसको एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने लिए थे 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे जब बी ने एडमिट कर लिया ना, तो ए को इस चीज़ को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है लोन को, ठीक है, ना कोई फर्दर एविडेंस देने की जरूरत है। अब हु कैन मेक एडमिशन, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था एडमिशन क्या होता है, अब देखते हैं हु कैन मेक एडमिशन, ठीक है। सेक्शन 16 इसके बारे में बात करता है, 17 और 18। तो 16 पढ़ते हैं पहले। हु कैन मेक एडमिशन, हु कैन मेक ए बाइंडिंग एडमिशन। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ठीक है, और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। तो स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ एन एजेंट, एडमिशन होंगे, जान रखना। थर्ड पार्ट क्या है, अब सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। थर्ड हुआ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 का क्लोज ए क्या कहता है, पर्सन हुआ प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट। ये हुआ पार्ट 4, ठीक है, पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज है, ठीक है। अब क्लोज बी क्या कहता है, पर्सन whom the party to the suit have derived their interest in the subject matter of suit or admission। इसका मतलब है ये वाला, person from whom interest is derived। ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का क्लोज बी है। अब 5 पार्ट इसके हो गए हैं। पहला तो यहीं पे पहली लाइन में दिया, या तो पार्टी या एजेंट, ठीक है, पार्टी एजेंट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के। उसके बाद आएगा पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। ये कौन सा बात करता है, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 का क्लोज है। क्लोज बी किसके बारे में बात करता है, पर्सन्स फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज ड्राइव्ड, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं डेप्थ में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो ही जाओगे। स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टी, एनीथिंग सेड बाय ए पार्टी टू द केस एडमिशन माना जाएगा। ए फाइल करता है सूट अगेंस्ट बी 10 लाख रुपए के लिए, ठीक है। ए कहता है कि हाँ बी ने ऑलरेडी मेरे को 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा अगेंस्ट ए। समझ में? अब आता है स्टेटमेंट ऑफ एन एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ लिखी हुई है, अब दोबारा से डायरेक्ट वाली लैंग्वेज पढ़ो। और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशन, ठीक है। सेकंड है स्टेटमेंट ओपन एजेंट। अब स्टेटमेंट ओपन एजेंट का मतलब ये होता है, अगर एक ऑथोराइज्ड एजेंट स्टेटमेंट दे तो वो एडमिशन माना जाएगा, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड। एक्सप्रेसली मान के चलो ए कहता है अपने लॉयर को बी को उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, तो वो एक्सप्रेसली माना जाएगा। जैसे कि ए मैनेजर है किसी कंपनी का, तो इम्प्लाइडली माना जाएगा, ठीक है। जैसे कंपनी एक्स के पास कंपनी वाई के पैसे है, तो कंपनी एक्स का मैनेजर ऐसा बोल रहा है कि हाँ के पैसे, तो इम्प्लाइडली ऑथोराइज्ड है, ठीक है, ध्यान रखना मैनेजर। यहाँ पे एजेंट कौन हुआ, लॉयर हुआ। यहाँ पे एजेंट कौन हुआ, कंपनी का मैनेजर हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के ऑथोराइज्ड एजेंट
के जो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एडमिशन माने जाएंगे। समझ में आया? अब सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड, मतलब सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1, ये वाला स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज सुइंग और शूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, वो एडमिशन नहीं है जब तक दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड कैरेक्टर। आराम से समझते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? बेसिकली एक पर्सन इज नॉट एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज एक्टिंग फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए वो एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि बच्चों के लिए कौन करता है एक्ट? गार्डियन करता है, ठीक है। माइनर के लिए बेसिकली बच्चा, ये दिस इज नॉट अ लीगल लैंग्वेज बेसिकली, तो माइनर के लिए कौन करता है? गार्डियन करता है, ठीक है। ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर वगैरह ये सब कौन हुए? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हुए। समझ में आया? तो यहाँ पे रूल क्या है? स्टेटमेंट मेड बाय एनी सच पर्सन और एडमिशन ओनली इफ मेड व्हाइल होल्डिंग दैट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हटा देते हैं दोबारा, ठीक है। जैसे कि आर है गार्डन किसका? माइनर एम का। जब वो गार्डन था, आर कह रहा था कि कोई भी लैंड है, ठीक है, वो एक्स की है। क्या कह रहा था? द लैंड बिलोंग्स टू एक्स। तो ये क्या हुआ? ये एडमिशन हुआ। समझ में आया? बट मान के चलो अब आर गार्डन नहीं है, 5 साल बाद वो कहेगा कि द लैंड बिलोंग टू एक्स, ठीक है, तो ये एडमिशन नहीं माना जाएगा अंडर दिस प्रोविजन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर एक्टिंग इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी व्हेन ही मेड द स्टेटमेंट। समझ में आया? अभी वो गार्जियन नहीं है, जब वो गार्जियन होगा तब बोल सकता है स्टेटमेंट, तब वाले एडमिसेबल माने जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन प्लस स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू एडमिशन, ठीक है, ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन प्लस स्टेटमेंट मेड इसको हटा देते हैं, स्टेटमेंट मेड आफ्टर रिप्रेजेंटेशन एंड्स, इसको एंड्स लिख लेते हैं, वो एडमिशन नहीं होंगे, नॉट एडमिशन। समझ में आया? इसको दोबारा से देख लो, समझ में नहीं आया वैसे तो आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो ऑर्डर 1 रूल 8 पढ़ लेना सीपीसी का, तो डिटेल में समझ आ जाएगा आपको। तो 3 चीजें हमने पढ़ ली, कौन से हु कैन मेक एडमिशन में 3, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, स्टेटमेंट एजेंट के स्टेटमेंट, पार्टी के स्टेटमेंट, ठीक है, वो एडमिशन माने जाएंगे। अब इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट है पर्सन्स हैविंग प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कौन सा होता है? इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। पिक्यूनरी इंटरेस्ट कौन सा होता है? इंटरेस्ट इन मनी। अब इसमें एक रूल है, इफ ए पर्सन हैज फाइनेंशियल और ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एंड मेक ए स्टेटमेंट व्हाइल हैविंग दैट इंटरेस्ट, वो एडमिशन होएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ए एंड बी, माने चलो 2 बंदे हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों को ओनर्स है लैंड के। ए कहता है कि एक्स हमारा टेनेंट है, ठीक है, ए कहता है कि यस एक्स हमारा टेनेंट है, तो ये एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए हैज ओनरशिप इंटरेस्ट इन लैंड, ठीक है, क्योंकि ए का ओनरशिप मतलब ए का हिस्सा है भाई लैंड में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये एडमिशन हो जाएगा। पिक्यूनरी इंटरेस्ट, जैसे कि पिक्यूनरी इंटरेस्ट का एग्जांपल समझते हैं, ए पार्टनर है किसी फर्म में, मान के चलो वाई फर्म है, ठीक है, वाई फर्म नाम लिख लेते हैं, ए पार्टनर है वाई फर्म का, ठीक है, और ये कहता है कि जो वाई फर्म है ना वो 10 लाख रुपए रखती है जेड फर्म के, ठीक है, जेड फर्म के, तो ये एडमिशन हो जाएगा। क्यों एडमिशन हो गए? क्योंकि बिकॉज पार्टनर है ना जो ए, इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है फर्म में। समझ में आया? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी हुई है वो ये है, स्टेटमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल द इंटरेस्ट एग्जिस्ट, लिखा है ना, व्हाइल द इंटरेस्ट एग्जिस्ट। तो इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलो 2020 चल रहा है, ठीक है, ए के पास लैंड है, ठीक है, ए की कोई लैंड है, ए कहता है कि एक्स के पास ईजमेंट राइट है उस लैंड के, ठीक है, तो ये एडमिशन हो जाएगा। अब 2025 में ए लैंड बेच देता है, ठीक है, ए लैंड बेच देता है, ए दोबारा कहता है कि एक्स के पास ईजमेंट राइट्स हैं उस लैंड के, तो ये तो देखो ऊपर वाला तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, ये एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन नहीं होगा क्योंकि ए के पास कोई इंटरेस्ट नहीं बचा इस चीज में, ध्यान रखना कि ए के पास कोई अभी इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब इंटरेस्ट हो और उस टाइम पे स्टेटमेंट दिया जाए तो वो एडमिशन होएगा, जब इंटरेस्ट चला जाए और भले ही आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो एडमिशन नहीं होएगा, सिंपल सी बात है। फिफ्थ है पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी। ये क्या कहता है? करंट पार्टी गोट हिज राइट फ्रॉम अनदर पर्सन दैट अर्लियर पर्सन स्टेटमेंट में बिकम एडमिशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है ए की, ए इसको बी को बेच देता है, ठीक है, ए सेल द लैंड टू बी। बेचने से पहले ए क्या कहता था? ए कहता था कि एक्स हैज ए राइट ऑफ वे ओवर द लैंड, ठीक है, एक्स के पास इसके ईजमेंट राइट्स हैं। बाद में बी फाइल करता है केस, कहता है कि नहीं है एक्स के पास राइट, ठीक है, तो कोर्ट ना इस केस में ए का स्टेटमेंट यूज करेगी
और वो एडमिशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट टाइटल, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइटल बी के पास आया ये ए ने इसको दिया है, ठीक है, ए ने सेल ट्रांसफर किया ना टाइटल, ध्यान रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल द ट्रांसफरर स्टिल हैड द इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो ए के पास लैंड है, ठीक है, ये लैंड अभी ए के पास है। ए क्या कहता है कि एक्स के पास ईजमेंट राइट्स हैं इस लैंड के, एक्स के पास ईजमेंट राइट है इस लैंड के। उसके बाद क्या करता है, ए लैंड सेल कर देता है ये बी को, तो ये एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कब बना था, जब ए के पास वो लैंड थी। अब रॉन्ग सिचुएशन क्या होगी, ए की जो ये लैंड है, ये ए लैंड बेच देता है बी को, समझ में। ए बेचने के बाद ए कहता है कि एक्स के पास राइट है ओवर द लैंड, वो नहीं होंगे एडमिशन। क्यों? क्योंकि अभी ए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जब भी होना चाहिए, जब भी दिया जाना चाहिए जब ट्रांसफरर का इंटरेस्ट हो उसमें, ध्यान रखना, समझ में आया। नेक्स्ट है सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड। ये सेक्शन बात करता है उस पर्सन के बारे में जो पार्टी नहीं होता है टू द केस, बट उसकी पोजीशन और लायबिलिटी प्रूव की जानी होती है टू डिसाइड द केस, केस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा पर्सन कोई स्टेटमेंट बनाता है, कोई स्टेटमेंट देता है अबाउट दैट पोजीशन और लायबिलिटी वाइल होल्डिंग दैट पोजीशन और लायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, वाइल होल्डिंग दैट पोजीशन और लायबिलिटी, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। अब इसके एक इलस्ट्रेशन पड़ता है। बी कहता है ए को क्या, कि जा और कलेक्ट कर रेंट फ्रॉम माई टीनेंट सी, ठीक है। बी कहता है ए को कि जो बी का टीनेंट है ना सी, उससे रेंट कलेक्ट कर, समझ में आया। ए एग्री करता है, ए एग्री करता है, और ए बाद में क्या करता है, बाद में ए उसको बी को, मतलब जो ए है जब ये रेंट कलेक्ट करने का, ए बी को कोई भी पैसा नहीं देता है, ठीक है। तो बी ए पे केस डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या बोलता है, ए कहता है कि सी के पास तेरा रेंट था ही नहीं भाई, ठीक है, जो ये सी है इसके पास कोई बकाया, इसका रेंट कोई बकाया था ही नहीं, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग फॉर मी टू कलेक्ट, ए कहता है कि मेरे पास कुछ था ही नहीं जिसे मैं कलेक्ट कर सकूँ। तो कोर्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या सी के पास एक्चुअली बी का रेंट था, ठीक है, क्या सी के पास एक्चुअली बी का रेंट था, ये कोर्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ दिन पहले सी ने कहा था कि येस आई हैव टू पे रेंट टू बी, ठीक है, कुछ दिन पहले सी ने कहा था कि हाँ मेरे को रेंट देना है बी को। जो ये स्टेटमेंट था सी का कि येस आई हैव टू पे रेंट टू बी, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा और यूज किया जाएगा एज एन एडमिशन। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करने से पहले ए फेल क्यों हुआ कलेक्ट करने में रेंट को, कोर्ट को पहले ये जानना होता है कि वेदर सी एक्चुअली ओड रेंट टू बी, क्या सी के पास बी का रेंट है या नहीं, ठीक है। अब इस केस में सी ने ऑलरेडी एडमिट किया है कि आई ओ रेंट टू बी, ठीक है, तो सी का स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 17। कहाँ पे 17? ये रहा, अंडर सेक्शन 17, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 कहता है एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू हुम ए पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू ए मैटर इन डिस्प्यूट एडमिशन होते हैं। समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं जो कि बेयर एक्ट में दिया है, घोड़े का एग्जाम्पल, ठीक है। ए क्या करता है, ए एक घोड़े को बेच देता है बी को, ठीक है, ए घोड़े को बेचता है बी को। तो बी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, सभी पूछते हैं कि क्या जो ये घोड़ा है आपका ये हेल्दी है, ये जो आपका घोड़ा है ये हेल्दी है। तो ए रिप्लाई देता है इसमें कि सी है कोई बंदा, ठीक है, सी से पूछ लो, सी को सारा कुछ पता है घोड़े के बारे में। अब सी क्या कहता है, सी कहता है घोड़ा बीमार है, ठीक है, घोड़ा बीमार है। सी का स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा अगेंस्ट ए, क्योंकि ए ने खुद कहा था बी को कि सी से पूछ ले भाई, ठीक है। तो ऐसा करने से ए एक्सेप्ट करता है क्या, सी को एज ए रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स। अब एक मतलब डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ए बेचता है कोई यूज्ड कार किसको, बी को। बी पूछता है कि क्या कार में कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है। तो ए क्या कहता है, ए कहता है कि भाई कोई बंदा है सी मेरा मैकेनिक, आप उससे पूछ लो, उसको कार के बारे में सब पता है, ठीक है, उसको कार के बारे में सब पता है। अब सी क्या कहता है, सी कहता है कि कार में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ये स्टेटमेंट अब एडमिशन हो जाएगा अगेंस्ट ए। समझ में आ, कितना ईजी है। सेक्शन 19 बेसिकली कहता क्या है, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द मेकर। तो एडमिशन कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम। पिछली वीडियो में पढ़ा था ना,
हु कैन मेक एडमिशन, ठीक है। तो उनके एडमिशन उन्हीं के लिए यूज हो सकते हैं जो अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम, ठीक है, नॉट बाय देम इन देयर ओन फेवर, उनके खुद के फेवर में नहीं होंगे वो। ये एक इंट्यूटिव सेंस बनाता है कि इमेजिन करो अगर कोई पर्सन सिंपली कोई भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देता है, ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट, और उसको कोर्ट के अंदर लेके आता है एज एन एविडेंस टू सपोर्ट देयर ओन केस, ठीक है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही सपोर्ट कर रहा है खुद के केस को, तो वो डिफीट करेगा एंटायर ट्रायल प्रोसेस को। द अदर साइड वुडंट गेट ए चांस टू टेस्ट सच स्टेटमेंट थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन एट द टाइम दे वर मेड, ठीक है, दूसरी साइड को चांस नहीं मिलेगा टेस्ट करने के लिए सच स्टेटमेंट थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन उस टाइम पे जब उन्होंने वो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए थे। अब इसका एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा। अनिल कह रहा है कि बाबू के पास उसके 1 लाख रुपए है, ठीक है। अनिल वांट्स टू ब्रिंग एविडेंस दैट वंस टोल्ड हिज फ्रेंड, मतलब कि अनिल ने एक बार अपने दोस्त को बताया था कि बाबू के पास मेरे 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मेरे को लगता है कि वो पे बैक करेगा। तो आप बताओ खुद, क्या अनिल का ये स्टेटमेंट है ना, खुद जो बोला हुआ है उसके खुद के फेवर में, ठीक है, ये यूज कर सकता है वो? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 19 क्या कहता है, एन एडमिशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर ओनली, ठीक है, नॉट बाय द मेकर। अनिल यहाँ पे यूज नहीं कर सकता अपना खुद का प्रायर स्टेटमेंट सपोर्ट करने के लिए अपना खुद का ही क्लेम, ठीक है, वो कि एक सेल्फ सर्विंग एविडेंस हो जाएगा। बट अगर बाबू कहे किसी को कि हाँ मेरे पास अनिल के 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो अनिल यूज कर सकता है बाबू का स्टेटमेंट अगेंस्ट बाबू, याद रखना, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मल एडमिशन अगेंस्ट द मेकर। समझ में सेक्शन 19? तो जो सेक्शन 19 हमने पढ़ा है अभी तक, उसकी 3 एक्सेप्शन भी होती है, एक्सेप्शन 1, 2, 3, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या बताती है? पहले तो सेक्शन 19 क्या बताता है? सेक्शन 19 कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द मेकर, मतलब कि एडमिशन उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया जाता है हु मेड द एडमिशन। हु मेड द एडमिशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हु कैन मेक द एडमिशन। सेक्शन 19 क्या कहता है? एडमिशन कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम, ठीक है, सेक्शन 19 ये कहता है। अब सेक्शन 19 की 3 एक्सेप्शंस होते हैं, वो क्या कहते हैं? व्हेन ए पर्सन कैन प्रूव देयर ओन स्टेटमेंट, ठीक है, कब एक पर्सन अपने खुद के स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकता है। यहाँ पे क्या बात हुई है? यहाँ पे बताया गया है कि पर्सन हु मेड एडमिशन, ये उनके अगेंस्ट में यूज हो सकता है, ठीक है। बट इसकी 3 एक्सेप्शन है, वो क्या कहते हैं? व्हेन ए पर्सन कैन प्रूव देयर ओन स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्या है? वुड बी रेलेवेंट अंडर 26 अंडर सेक्शन 26 इफ द मेकर वर डेड, ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज ऑफ ए टाइप दैट वुड क्वालिफाई एज रेलेवेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 26, ठीक है। तो वो इवन वाइल द मेकर इज अलाइव, भले ही वो जिंदा हो, तो दे कैन प्रूव देयर ओन स्टेटमेंट। कुछ समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है? लॉ यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? अगर मेकर ऑफ द स्टेटमेंट आज डेथ हो जाए तो क्या वो स्टेटमेंट स्टिल रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 26? सेक्शन 26 क्या कहता है? बेसिकली सेक्शन 26 डील करता है उन सर्टेन स्टेटमेंट से जो उन पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है और जो कि मिसिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट कंसिडर करे जाते हैं ट्रस्ट वर्दी एनफ टू बी एडमिटेड इवन आफ्टर द पर्सनस डेथ, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाता है ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो सेक्शन 19 क्या कहता है? अगर आपका स्टेटमेंट उस ट्रस्टवर्दी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको आप यूज कर सकते हो इवन वाइल यू आर अलाइव, ठीक है। मतलब यहाँ पे जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मेकर ऑफ दैट स्टेटमेंट की आज अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट स्टिल अगर रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 26, तो अगर आंसर यस आता है तो मेकर, भले ही वो जिंदा है, मेकर वो अभी जिंदा ही है, ठीक है, तो मेकर उसको यूज कर सकता है स्टेटमेंट को जब वो अलाइव मतलब जिंदा रहता है, ठीक है। तो एडमिशन कैन बी यूज्ड बाय इट्स मेकर इफ इट वुड बी रेलेवेंट इवन आफ्टर हिज डेथ। सम स्टेटमेंट आर सो रिलायबल दैट दे रिमेन रेलेवेंट इवन इफ द मेकर डाइज। इन सच केस द मेकर कैन ऑल्सो रिलाई ऑन देम, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, समझाते हैं। मान के चलो एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो मेंटेन करता है डेली बिजनेस रजिस्टर, ठीक है, एंट्री करता है अपने बिजनेस रजिस्टर में। तो 10 जनवरी को डिलीवर करे थे उसने 100 बैग्स, ठीक है, डिलीवर किए थे 100 बैग्स। अब 100 बैग उनने डिलीवर किए थे राइस के, ठीक है, राइस लिख लेते हैं यहाँ पे। 100 राइस के बैग उसने डिलीवर किए थे कब? 10 जनवरी को, ठीक है। बाद में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, ए वांट टू रिलाई ऑन हिज एंट्री, ए चाहता है कि वो उसकी एंट्री पे रिलाई होए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए की डेथ हो जाती है तो वुड दिस बिजनेस एंट्री बी स्टिल रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26, ठीक है। सेक्शन 26 के अंडर जो ये बिजनेस एंट्री है ना, इसकी 10 जनवरी को उसने डिलीवर किए 100 राइस के बैग, ये रेलेवेंट मानी जाएगी अंडर सेक्शन 26। तो आंसर आएगा यस। क्यों आएगा यस? क्योंकि बिकॉज एंट्रीज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये डेली का काम है, ठीक है, ऐसे ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंट्रीज होती हैं, तो ये एडमिसिबल होंगी इवन आफ्टर द मेकर्स डेथ, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे ए की एंट्री यूज की जा सकती है जब वो जिंदा है तभी भी। तो ये जो एडमिशन है ये बाय इट्स मेकर है, ये रेलेवेंट होगा, ध्यान रखना। सेक्शन 20 कहता है, नेक्स्ट सेक्शन 20 कहता है ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट।
ये डायरेक्ट वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको पढ़ो पहले। ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the relevant provisions hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question। समझ में आया? नहीं आएगा, समझते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ना, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस रूल। अगर कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में है, इस बात के बारे में डिस्प्यूट है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट उसमें लिखा क्या था, ठीक है, वो किस बारे में था एक्चुअली। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक बेस्ट एविडेंस होते हैं उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो डॉक्यूमेंट को लेके जाओ और जज साहब को दिखाओ, ठीक है। तो नोट समवंस ओरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट द डॉक्यूमेंट से, किसी का ओरल स्टेटमेंट नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि ए सी को 50 लाख रुपए देगा, ठीक है, तो ये किसी और का ओरल स्टेटमेंट हुआ अबाउट व्हाट द डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओरल एडमिशन अबाउट द डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, उसमें भी 2 एक्सेप्शंस दी गई है पर, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। एंड ओरल एडमिशन अबाउट व्हाट ए डॉक्यूमेंट कंटेन्स रेलेवेंट नहीं है जब तक पार्टी इज एंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं, मैंने शायद एविडेंस टाइप ऑफ एविडेंस वाली वीडियो में बनाया था, आई थिंक वो प्राइवेट रखी हुई है मेंबरशिप में, बट देखता हूँ, कर दूंगा उसको भी पब्लिक, ठीक है, अदरवाइज देख लेना। उसमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट बेसिकली जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रियल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी होता है। सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली वो होता है उसकी फोटोकॉपी वगैरह को सेकेंडरी बोलते हैं। तो पार्टी इज एंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके बाद ओरल एडमिशन हो सकता है। सेकंड है जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन, अगर डिस्प्यूट कंटेंट पे नहीं है बट वेदर द डॉक्यूमेंट इज रियल और फोर्ज्ड, असली है नकली, उस बात पे है, तो उस केस में ओरल स्टेटमेंट अबाउट इट में बिकम रेलेवेंट, ठीक है, ओरल स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो बी को ए को 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, बी को ए को 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था वो खो गया है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है। ए प्रूव करना चाहता है कि जो रिटर्न था डॉक्यूमेंट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, वो प्रूव करना चाहता है ए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। अब ए क्या करता है बेचारा, ए एक विटनेस को बुलाता है सी को। अब वो विटनेस क्या कहता है कि मैंने बी को सुना था कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उसको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था। अब यहाँ पे जो ओरल एडमिशन होता है ना, ओरल एडमिशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट कंटेंट वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ओरल एडमिशन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। बट बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गए हैं, ठीक है, पहले एक्सेप्शन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अभी हम, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गए हैं तो ए इज एंटाइटल टू गिव ए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ए क्या कर सकता है, एक सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, मतलब उसकी फोटोकॉपी वगैरह ये सब कुछ दे सकता है, ठीक है। तो ओरल एडमिशन यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा, समझ में आया। अब सेकंड क्या है, द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन, अगर जेन्युइननेस पे और फोर्ज्ड पे, अगर रियल और फेक पे इशू है ना, तो उस केस में ओरल स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकते हैं उस केस में। एग्जाम्पल समझते हैं, सेम वही बात है। अब बी कहता है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इस चीज़ में जो बी था वो क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो फेक था, मैंने उसको कभी साइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब डिस्प्यूट किस पे है कि वो रियल था या फेक था, समझ में आया। तो उस केस में ओरल एडमिशन रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट रेलेवेंट माने जा सकते हैं, ठीक है। मान के चलो ये विटनेस है, कोई भी सी था तो उसका विटनेस था, कोई विटनेस दूसरा है डी, ठीक है। वो क्या कहता है कि मैंने सुना था, बी ने एडमिट किया था कि दिस वॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, जो 1 लाख रुपए थे ये कॉन्ट्रैक्ट में थे, ठीक है, समझ में आया। तो सेक्शन 20 हमें क्या कहता है, ओरल एडमिशन टू द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं होते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दिखाओ, सिंपल सी बात है। अगर उसको आप रेलेवेंट करना है ओरल एडमिशन को, वो 2 ही चीज़ में हो सकता है। अगर आप एक सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, प्राइमरी खो हो गए हैं, सेकेंडरी आपने प्रोड्यूस किया है, या फिर बात है जेन्युइननेस की कि ये जेन्युइन है या फेक है, उस केस में सिर्फ 2 केस में क्या होता है, ओरल एडमिशन रेलेवेंट हो सकते हैं, मे बिकम रेलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है एडमिशंस इन सिविल केसेज व्हेन रेलेवेंट, ठीक है, इसको पढ़ो एक बारी। इन सिविल केसेज नो एडमिशन इज रेलेवेंट, कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा अगर इट इज़ मेड either upon an express condition that evidence of it is not to be given or circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। समझ में समझाते हैं। कभी कभी पार्टी क्या कर रही होती है, ट्राई करती है सेटल करने के लिए डिस्प्यूट को पीसफुली, ठीक है, सेटलमेंट से, ड्यूरिंग सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के टाइम पे एक पार्टी अगर कहती है कि आई एम रेडी टू 50,000 और इस मैटर को फिनिश करो, ठीक है, तो लॉ क्या कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बाद में यूज़ नहीं किया जाएगा कोर्ट में एज एन एडमिशन। अब ये क्यों नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट के डिस्कशन है ना वो यूज़ नहीं किए जाते हैं कोर्ट में। नो बॉडी वुड नेगोशिएट ऑनेस्टली अदरवाइज
कोई भी नेगोशिएट नहीं करेगा ऑनेस्टली, और लिटिगेशन के ऊपर बिना मतलब का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत सारे केसेस वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो लॉ चाहता है कि लोग पीसफुली बात करें फ्रीली और डिस्प्यूट को सेटल करें, ठीक है। ये रूल बेस्ड है बेसिकली ऑन पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे पी लगा लो, पब्लिक पॉलिसी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज पे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, वैसे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं बट फिर भी समझा देता हूँ। मान के चलो एक क्लेम करता है कि बी के पास मेरे 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है। ए कहता है बी के पास कितना, 1,00,000 का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 1,00,000 रुपए है। तो सेटलमेंट के टाइम पे बी कहता है विदाउट प्रेजुडाइस कि आई एम विलिंग टू पे 60,000 टू सेटल द मैटर, ठीक है, मैं 60,000 दे देता हूँ, मैटर को सेटल कर लेता है, मेटल को नहीं, मैटर को एक्चुअली। बाद में सेटलमेंट फेल हो जाता है, तो अब ए कोर्ट नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकता कि बी ने एडमिट करे थे कि वो मेरे पास उसके पैसे हैं और वो 50 मतलब 60,000 रुपये देगा, तो ये नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सप्रेस कंडीशन यहाँ पे बात हुई है, देखो यहाँ पे एक बात हुई है ना एक्सप्रेस कंडीशन की। तो मान के चलो ए कहता है बी को लेट्स डिस्कस सेटलमेंट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मान के चलो ए कहता है बी को कि सेटलमेंट डिस्कस करते हैं, बट वट एवर वी से हियर विल नॉट बी यूज्ड इन कोर्ट, जो भी हम यहाँ बात करेंगे वो क्या होएगा, वो कोर्ट में यूज़ नहीं होगा, वो क्या है एक्सप्रेस कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बी एग्री करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्कशन बी कहता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। बाद में ए ट्राई करता है उस सेम स्टेटमेंट को, जो भी मतलब उसने कहा था कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह हैं, बाद में अगर ए ट्राई करता है उस स्टेटमेंट को कोर्ट में, तो वो नहीं अलाउ है, ठीक है। क्यों नहीं अलाउ है, क्योंकि बिकॉज बोथ पार्टी एग्रीड एट द डिस्कशन वुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी एक होता है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी नहीं कहता है कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, कभी कभी कोई भी ए के बीच में और बी के बीच में सेटलमेंट हो रखा है, कभी कभी कोई भी नहीं कहता है कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, बट सर्कमस्टांसिस से लगता है कि बोथ पार्टीज आर नेगोशिएटिंग ए सेटलमेंट, जब लगे कि दोनों पार्टी नेगोशिएट कर रही है सेटलमेंट को सर्कमस्टांसिस से, ठीक है, लिखा है ना, तो कोर्ट इन्फर कर सकता है कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन थी कि ये डिस्कशन है ना यूज ना किया जाए एज एन एविडेंस, ठीक है, तो भी स्टेटमेंट प्रोटेक्ट किए जाएंगे उस केस में भी। सेक्शन 21 ये बताता है, ठीक है भाई। इतने आसान भाषा में ना यूट्यूब पे इतनी डेप्थ में, ठीक है, इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं बनाएगा एविडेंस के लिए, ठीक है। आप मेरी पहली वीडियो उठा के देखना, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ, मैं जस्ट पढ़ रहा था भाई उसमें, ठीक है। लेबर लॉ देखना, बहुत बेसिक है, ठीक है, बेसिक ही बनाऊंगा आगे भी, बट ये जो एविडेंस एक्ट है ना, ठीक है, एविडेंस एक्ट मतलब BSA BNS, ठीक है। CPC तो पता नहीं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि CPC मेरा मतलब पता नहीं बनाऊंगा नहीं, बाद में देखेंगे। एविडेंस एक्ट BNS और CRPC इनको तो मैं इसी तरीके से डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो नहीं, तो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 25 एडमिशन का। देखो ये सारा कुछ कंटेंट मैं अपने कोर्स में डालने वाला था, बट मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसकी कदर कर लेना भाई, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ, कदर कर लेना। सेक्शन 25 बेसिकली क्या कहता है, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। जो एडमिशन होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बट इट में एस्टॉप, एस्टॉप का मतलब क्या है, पढ़ा होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबने पढ़ रखा है। एस्टॉप का एस्टॉपल का मतलब पता होगा, फिर भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्या बोलता है सेक्शन 25 की एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है ऑफ द मैटर एडमिटेड, बट दे में ऑपरेट एज एस्टॉपल्स अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट, ठीक है। इसमें दो रूल है, एडमिशन एक एविडेंस है, ठीक है, बट फाइनल प्रूफ नहीं है। जस्ट बिकॉज पर्सन मेड एन एडमिशन, इसका ये मतलब नहीं कोर्ट उसको ऑटोमेटिकली ट्रीट करे उसको ट्रू, ठीक है। पर्सन उसको एक्सप्लेन कर सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है, प्रूव कर सकता है कि ये गलती से मेरे से बोला गया था, इट वाज मिस्टेकन। रूल नंबर 2 क्या कहता है, समटाइम एडमिशन कैन क्रिएट एस्टोपेल। एस्टोपेल क्या होता है, मान के चलो ए कुछ कह रहा है, ए सेड समथिंग एंड अनदर पर्सन, मान के चलो बी है, ठीक है, वो उस पर एक्ट कर रहा है। कोर्ट क्या कहता है, यू कैन नॉट गो बैक, ठीक है, आप वापस नहीं जा सकते ऑन योर वर्ड्स, कोर्ट कहता है ये, तो उसको बोलते हैं एस्टोपेल। तो समटाइम एडमिशन क्रिएट कर सकता है एस्टोपेल। कभी कभी एक पर्सन जो स्टेटमेंट देता है, अनदर पर्सन उस पर बिलीव करता है और उस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द स्टेटमेंट लेटर, पहले पर्सन को रोका जा सकता है कि वो बाद में उस स्टेटमेंट को मना ना करे, उसको बोलते हैं एस्टोपेल। तो यहाँ से हमें दो चीज़ समझ में आई, एडमिशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है, प्रूव कर सकते हो कि ये गलत है। और दूसरा क्या है, इट मे स्टॉप, अगर कोई पर्सन एक स्टेटमेंट देता है और दूसरा पर्सन उस पर बिलीव करके एक्ट करता है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को रोका जा सकता है उसको मना करने से उस स्टेटमेंट को, ध्यान रखना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है, राहुल, एक राहुल है, एक प्रिया है। तो राहुल कहता है कि ये ओरिजिनल, और जो इसमें मैं मतलब कभी कभी जो एग्जाम्पल्स देता हूँ ना वो भी रियल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राहुल क्या कहता है, राहुल क्या करता है, राहुल इसको एक घड़ी बेचता है, ठीक है, एक वॉच बेचता है। अब वॉच का ब्रांड रोलेक्स मान लेता है, ठीक है। राहुल इसको एक रोलेक्स वॉच बेचता है, ठीक है।
और राहुल कहता है भाई साहब कि दिस इज एन ओरिजिनल रोलेक्स वॉच, ठीक है, ये कहता है कि ये ओरिजिनल रोलेक्स है, ठीक है। अब ये प्रिया जी क्या करती हैं, ये इस पर बिलीव करते हैं और इसको थोड़ा सा हाई प्राइस दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई प्राइस दे देते हैं। बाद में क्या होता है, झगड़ा होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि राहुल का स्टेटमेंट प्रूव करता है क्या कि वो वॉच थी वो एक्चुअली रोलेक्स की थी, ठीक है। क्या प्रूव करता है, नहीं प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट को अभी प्रॉपर एविडेंस की जरूरत पड़ती है। एडमिशन तो है, ठीक है, क्योंकि राहुल ने यहाँ पे कहा था कि ये ओरिजिनल है, बट ये एडमिशन तो है, बट वो प्रूव नहीं करता है, वो फाइनल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि एक स्टेटमेंट एक एडमिशन से मान लेंगे कि ये फाइनल प्रूफ है, नहीं नहीं, कोर्ट को अभी दूसरे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करेगी, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स जो रोलेक्स वाली घड़ी देता है वो करेगी। तो राहुल का स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ एक एडमिशन हुआ, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हुआ। सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था ना, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कोर्ट मस्ट ट्रीट ए फैक्ट एज प्रूव्ड और कैन नॉट अलाउ एनी एविडेंस टू रिब्यूट इट। याद है ना, उसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती कंक्लूसिव प्रूफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे राहुल का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एडमिशन है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे एविडेंस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन, कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट वगैरह, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, समझ में। अब यहाँ पे अब एस्टोपेल वाली बात करते हैं। क्या राहुल बाद में ये कह सकता है कि मैंने तो प्रिया को कभी बताया ही नहीं, कि प्रिया को क्या नहीं बताया कि ये ओरिजिनल रोलेक्स है, मैंने तो कभी बताया ही नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशन में एस्टोप, ठीक है, तो ऐसा वो मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रिया ने उस पर रिलाई किया, ठीक है, और वो घड़ी बाई कर ली, मतलब उस पर रिलाई करके एक्ट किया है प्रिया ने, ठीक है। तो अब लो राहुल को रोक सकता है फ्रॉम डिनाइंग हिज अर्लियर रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं एस्टोपेल। तो सिंपल सा समझ में आ गया होगा। एडमिशन बेसिकली राहुल कहता है कि ये ओरिजिनल रोलेक्स है, ठीक है, ये एविडेंस है, बट ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि वॉच ओरिजिनल है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उसका। एस्टोपेल बेसिकली राहुल बाद में ये नहीं कह सकते कि आई नेवर मेड दैट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिया ने उस पर रिलाई करा था और एक्ट कर चुकी है वो, समझ में। तो यहाँ पे भाई बहुत मेहनत के बाद एडमिशन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कन्फेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो लिंक आ रही है इससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना, ये वीडियो देख लेना, यहाँ से प्लेलिस्ट में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।